हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएससीपी एकेडमी। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक हम आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दे रहे हैं। देखिए, आप सब इतने ज़्यादा सवाल कर रहे थे तो हमें लगा कि एक मैं आप सबके लिए वीडियो ही बना देती हूँ। तो देखिए, आपके जितने सवाल हैं सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। होप सो इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिर कोई आपके दिमाग में कोई सवाल नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या एज लिमिटेशन होगी, क्या योग्यता होगी और कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो सभी सवालों का जवाब हम इसमें लेकर आए हैं आपके लिए। और कब से फॉर्म भरा जाएगा मैं ये भी बताऊंगी। हालांकि मैंने अभी जस्ट जो वीडियो मैंने अपलोड किया है उसमें मैंने सारे इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए दे दिए हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें दो तरीके के फॉर्म निकले हैं, एक टीचिंग के लिए, एक नॉन टीचिंग वैकेंसी आई है। देखिए टीचिंग वैकेंसी कितनी है, तो आप देख सकते हैं टीचिंग वैकेंसी में आपके यहाँ पे शो कर रहा है पीजीटी के लिए क्या दिखा रहा है, 1409 पोस्ट है। ठीक है, मतलब 1409 पोस्ट निकले हुए हैं ये पीजीटी के लिए। ठीक है, और टीजीटी के लिए क्या निकला है, 3176, मतलब 3176 पोस्ट निकले हैं टीजीटी के लिए। अब बात आती है पीआरटी की। देखिए पीआरटी के लिए कितने पोस्ट निकले, 6414 पोस्ट निकले हैं पीआरटी के लिए, मतलब प्राइमरी लेवल के लिए। ये टीचिंग वैकेंसी है। अब आगे मैं आपको दिखा दूं कि नॉन टीचिंग वैकेंसी कौन कौन सी। देखिए ये जो है वो नॉन टीचिंग वैकेंसी है, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर के लिए है, प्रिंसिपल के लिए है 200 देख सकते हैं 239 है पोस्ट। उसके बाद वाइस प्रिंसिपल के लिए 203 पोस्ट है, लाइब्रेरियन के लिए 355 पोस्ट है, और फाइनेंस ऑफिसर के लिए 6 पोस्ट है, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 2 पोस्ट हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 156 पोस्ट हैं, हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 11 पोस्ट हैं, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट 322 पोस्ट हैं, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 702 पोस्ट है। आगे आप देख सकते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए 54 पोस्ट है। मतलब मैं आपको बता दूं कि 13,404 पोस्ट जो हैं वो नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए हैं। और अभी आपको मैंने दिखाया कि जो टीचिंग स्टाफ है उनके लिए कितना है टोटल, आपको मैंने पूरा यहाँ पे दिखा दिया, आप इसे काउंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। ठीक है, तो पहले आयु सीमा की बात कर ली जाए। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो मतलब प्रिंसिपल के लिए पोस्ट है, प्रिंसिपल के लिए 50 मतलब 50 साल की उम्र आरक्षित की गई है। ठीक है, उसके बाद जो वाइस प्रिंसिपल है वो 45 है, स्नातकोत्तर शिक्षा मतलब जो पीजीटी है वो 40 ईयर होना चाहिए। ओके, नाउ अब मैं बताती हूँ टीजीटी के लिए। टीजीटी के लिए क्या है, 35 वर्ष है, पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए 30 साल है, प्राथमिक अध्यापक मतलब पीआरटी की बात है, पीआरटी के लिए 30 साल होना, मतलब 30 साल तक जिनकी भी है उतने तक के लोग यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। उसके जो संगीत के लिए प्राथमिक शिक्षक के लिए 30 साल है। उसके बाद आप देख सकते हैं जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हैं उनके लिए भी 30 साल उम्र बताई गई है। ठीक है, आगे मैं आपको बता दूं क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। देखिए मैं एलिजिबिलिटी के बारे में आपको बता दूं कि पहले मैं पीजीटी की बात कर लेती हूँ। पीजीटी, जिसको भी पीजीटी का फॉर्म भरना है पहले तो उसके पास क्या होना चाहिए, मास्टर की डिग्री होनी चाहिए विथ एटलीस्ट 50%। आप देख सकते हैं 50% मार्क्स होना चाहिए, मतलब पीजीटी मतलब उन्होंने जो पीजी किया हुआ जिस भी सब्जेक्ट से उनका क्या होना चाहिए, 50% होना चाहिए। उसके बाद देखिए बीएड हो या इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी जो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है उससे आपके पास किसकी डिग्री होनी चाहिए, बीएड की, या उससे इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। मतलब मैं आपको बता दूं यूपी में अभी पीजीटी के लिए बीएड इम्पॉर्टेंट नहीं था, मतलब नहीं है। ओके, लेकिन आप देख सकते हैं कि केवीएस के लिए पीजीटी में भी बीएड इम्पॉर्टेंट कर दिया है। ओके, आगे मैं बता दूं कि यहाँ पर देख सकते हैं प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम बोथ होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम टीजीटी की। ठीक है, जब केवीएस के लिए आप टीजीटी फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपका बैचलर की डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन एंड
इन एग्रीगेट। मीन्स आप समझ सकते हैं कि आप अगर आप टीजीटी का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपका बैचलर की डिग्री में 50% होना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और आपका जो सब्जेक्ट हो उसमें भी 50% इम्पॉर्टेंट है। आगे आप देखिए, इसके लिए भी आपको बीएड होना इम्पॉर्टेंट है, या तो बीएड हो या उसके समकक्ष आपके पास डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद अभी आपको मैंने बताया पीजीटी में सीटेट का कोई ऐसा कुछ नहीं रखा गया, लेकिन टीजीटी के लिए आपको सीटेट पास होना चाहिए। वो भी कौन से पेपर के लिए? सेकेंड पेपर, मतलब जो जूनियर लेवल का पेपर होता है, जो सीबीएसई बोर्ड उसे आयोजित करती है सीटेट का, उसमें आपको पास होना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आप देख सकते हैं माध्यम दोनों होना चाहिए, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम बोथ। ओके, नेक्स्ट आपको मैं बता दूं, आप देख सकते हैं पीआरटी के लिए। अब बात करते हैं पीआरटी के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। देख सकते हैं सीनियर सेकेंडरी आर इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50 मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन आप देख सकते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन, 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब आप बीएड हो, बीएलएड हो, होता है ना, यहाँ पे देख सकते हैं, ये होना आपके पास बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे नेक्स्ट आप देख सकते हैं, 1 मिनट, उसके बाद आपको मैंने एज बता दिया, उसके बाद आपको मैंने सेट बता दिया, उसके बाद मैंने अब फॉर्म भरने के, और उसके बाद देखिए जो छूट दी गई है आपको मैं बता दूं, जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, उन्हें 5 ईयर का छूट दिया गया है। ओबीसी को 3 साल और महिलाओं को 10 वर्ष जैसे आरक्षित श्रेणियों को आयु सीमा में संबंधित छूट मिलेगी और केवल उपरोक्त श्रेणियों के लिए ही लागू होगी, ठीक है। मतलब महिलाओं को अनुसूचित और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लिए है, ठीक है। आगे मैं बता दूं, देख सकते हैं आप यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बता दिया सारी योग्यता कितना क्या होना चाहिए, किसके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए। प्राथमिक अध्यापक के लिए वही 12 आपका होना चाहिए। उसके बाद आपका जो 4 साल का अभी बीएलएड आ गया है उसे होना चाहिए, या तो आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है उसमें आपका क्या होना चाहिए, बीएड या बीटीसी होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आवेदन के लिए देखिए मैं आपको बता दूं, 1000 शुल्क भी रखा गया है टीजीटी और पीजीटी के लिए, ठीक है। और जो जिसको यहाँ पर देख सकते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पीएच, भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के उम्मीदवारों को आवेदन प्रक्रिया के लिए किसी भी प्रकार के शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो भूतपूर्व सैनिक हैं, पीएच है, इन लोगों के लिए कोई भी भुगतान शुल्क नहीं लगाया गया है, ठीक है। आगे मैं बता दूं कि आपके पास क्या क्या आवेदन करते समय होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय संगठन भर्ती 2022 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास भारत के किसी भी राज्य का निवास होना चाहिए और उसके पास मतदाता कार्ड या आधार कार्ड की तरह सरकार द्वारा अनुमोदित नागरिकता प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे डिटेल मैंने बता दिया इस वीडियो में। अगर और भी आपको क्वेरीज है या अगर और भी आपके मन में सवाल चल रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल ये तो थी खबर अभी की। आपको हमारी खबरें कैसी लगती है, वीडियो अगर अच्छी लगा करें तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और कमेंट ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। तो फिलहाल अगर आप मेरे चैनल पे भी फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सब तक तुरंत पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।